समझता हूँ कि बीजेपी के दिल में या बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन में या बीजेपी की जो उनकी जो संगठन है, मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक कमज़ोरी का हिस्सा है। तो केंद्रीय मंत्रियों का प्रचार में आना ये जाहिर करता है कि बीजेपी के दिल में डर है कि हम हार जाएंगे, हम लूज़ करेंगे, तो शायद इस वजह से उन्होंने इनको उतारा। इस ढंग से ये एक ज़िले को 14 ब्लॉक में बांटेंगे, नोबडी न्यू इट, कोई जानता नहीं था जी। लेकिन इन्होंने अचानक किया और अचानक चुनाव करवा दिए। लोगों को समय ज़्यादा नहीं दिया। लोकतंत्र में कभी पॉलिटिकल पार्टीज आगे होती हैं, कभी पीछे होती हैं। बीजेपी ने उस क्षेत्र में या अदरवाइज आल्सो बीजेपी की फेलियर्स बहुत हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। डीडीसी चुनाव जो हैं वो चल रहे हैं और लोग अपने प्रतिनिधि जो भी इस समय जिस भी एरिया के अंदर जो प्रतिनिधि खड़े हैं, लोग उनके भाषण सुन रहे हैं, उनकी विचारधाराओं को सुन रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये लोग क्या हमारे समाज हित के लिए कोई कार्य करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। क्योंकि अब लोग जो हैं वो काफ़ी समझदार हो गए हैं पहले के मुकाबले। अगर हम देखें, पहले जो राजनीति होती थी और अब की राजनीति में काफ़ी अंतर आया। अब लोग जो हैं काफ़ी समझदार हुए हैं और इस चुनाव में आरएसपुरा की हम बात करेंगे और एक ऐसे दिग्गज लीडर की बात करेंगे जिनका शांत स्वभाव और उनके कार्यशैली से वो प्रसिद्ध हैं। हम बात कर रहे हैं आरएस चिब, जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। और वो क्या कहते हैं इस चुनाव को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस चुनाव के अंदर अपने बड़े बड़े लीडरों को उतार रही है प्रचार के लिए, इन सभी विषयों पर वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। अच्छा, डीडीसी चुनाव हो रहे हैं और पहले तो ये पहली बार ही चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले ये कभी नहीं हुए जी। पहले आप क्या किस तरह से देखते हैं, क्यों करवाए जा रहे हैं? थोड़ा सा जनता को हमारी अगर जानकारी मिले, क्योंकि ये पहली बार चुनाव है, तो इसका मोटिव क्या है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो डीडीसी के जो चुनाव हैं जी, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा पंचायती राज एक्ट है जी जी, उसका एक हिस्सा है। हमने पंच बनाए, सरपंच बनाए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन बनाए जी, और इस सारे प्रोसेस को अल्टीमेटली समेट कर जिला परिषद बनेगी जी, और इसमें इन्होंने हर ज़िला को 14 हिस्सों में बांटा है, 14 ब्लॉक्स में बांटा है। तो मैं समझता हूँ कि पहले भी एक्चुअली देखा जाए तो ब्लॉक के चेयरमैन इलेक्ट किए गए थे, बीडीसी के चेयरमैन इलेक्ट किए थे, जो पंचों और सरपंचों ने चुना जी। लेकिन ये जो अब वोटिंग हो रही है इस चुनाव में सबसे अच्छी बात यह है कि उस ब्लॉक के आम आदमी, जो आम वोटर है, वो वोट डालेगा जी। तो आइडिया यही है कि जिला परिषद से लेकर के नीचे पंच तक और आम वोटर तक जी, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उस प्रोसेस को ग्रास रूट लेवल तक ले जाना। इससे कोई फ़ायदा हो सकता है हमारे समाज को? नो, डेफिनेटली फ़ायदा ये होगा। मैं समझता हूँ कि आज आम वोटर फील करने लगा है पहली बार कि डीडीसी के चुनाव कोई चीज़ है। वो एमएलए के चुनाव में हिस्सा लेते थे, पंचों सरपंचों के चुनाव में हिस्सा लिया उन्होंने, पार्लियामेंट के चुनाव में हिस्सा लेते थे जी। लेकिन डीडीसी के चुनाव में हिस्सा लेने से जब ज़िला परिषद बनेगी तो उनकी जो विकास की समस्याएं हैं, कॉमन मैन जो है वो ज़िला परिषद तक उसकी अप्रोच होगी और जो उसके मेंबर बनेंगे उन मेंबर्स के ज़रिए एक उनके लिए एक रास्ता बनेगा कि वो अपने एरिया की, अपनी पंचायत की, अपने गांव की डेवलपमेंट या उसका जो विकास है उसके लिए वो आवाज़ उठा सकें। इस चुनाव के अंदर हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े लीडर जो हैं, जो पहले एमएलए रह चुके हैं, वो अब इस चुनाव में आ रहे हैं। उसका कोई विशेष कारण आप जनता को बताएं।
देखिए, मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत बीजेपी ने की। जी सबसे पहले इन चुनावों में जो हिस्सा ले रहे थे, बीजेपी ने जब लिस्टें निकाली, अपने उम्मीदवारों की लिस्टें निकाली, जी तो उसमें उन्होंने बड़े बड़े सीनियर लोगों को उसमें लगाया, जिसमें फार्मर मिनिस्टर्स भी थे और सीनियर लोग थे। जी तो ऑब्वियसली उसको देख करके दूसरी जमातों ने भी उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार उतारे वो उसी लेवल के थे, जी तो बड़े बड़े लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी ने ये शुरुआत की कि अपने पूर्व मंत्री उतारे या बड़े लोग उतारे उसमें, वो शायद इसलिए एक इंडिकेशन भी है जो मैं महसूस करता हूँ कि हो सकता है कि ये लोग जो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं वो सोचते हैं कि अभी आम चुनाव जो हैं, जी जो असम्बली के चुनाव, वो अभी दूर होंगे शायद, जी क्योंकि अभी तो डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है। जी जी डिलिमिटेशन कमीशन जब काम करेगा उसके बाद में जब कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिट हो जाएंगी तो चुनाव में देरी भी हो सकती है। जी तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनके दिमाग में ये बात आई हो कि अभी चुनाव दूर हैं, तो व्हाई नॉट टू पार्टिसिपेट इन द डीडीसी इलेक्शंस। ये इतने बड़े लेवल का चुनाव लगता नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसमें अपने लीडर जो हैं बाहर से, केंद्र सरकार से जो बड़े बड़े वहाँ पे मंत्री हैं, उनको यहाँ पर प्रचार के लिए भेज रही है, उसका कोई विशेष कारण आपको दिख रहा है? मैं समझता हूँ कि बीजेपी जो बड़े बड़े नेताओं को प्रचार के लिए भेज रही है, जी ये इतना सही नहीं है। वो इसलिए कि इन चुनावों में केंद्र के मंत्री आए और वो नॉमिनेशन फाइल करवाएं एक डीडीसी मेंबर का। जी ये हुआ यहाँ हमारे मीरा साहब ब्लॉक में, जो आरसपुरा का भी एक हिस्सा है, उसमें जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जनरल वीके सिंह जी आए, जी जो केंद्रीय मंत्री हैं। इसी तरीके से हमारे सुचेतगढ़ में भी जब नॉमिनेशन फाइल करनी थी, हमारे जो वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो उनकी नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उसकी नॉमिनेशन फाइल करवाई। तो ये कुछ मैं समझता हूँ कि बीजेपी के दिल में, जब बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन में, जब बीजेपी की जो उनकी जो संगठन है, मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक कमज़ोरी का हिस्सा है, कमज़ोरी का हिस्सा है। अब देखिए, इन्होंने हैदराबाद में वहाँ जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए, तो उसमें भी इन्होंने बड़े बड़े लोगों को उतारा, और मैं महसूस करता हूँ कि ये ठीक नहीं है। इनको इन चुनावों में केंद्रीय मंत्रियों का प्रचार में आना ये जाहिर करता है कि बीजेपी के दिल में डर है कि हम हार जाएंगे, हम लूज़ करेंगे, तो शायद इस वजह से उन्होंने इनको उतारा है। या कोई और रणनीति लगती है, या फ्यूचर में कुछ ये ऐसा करने वाले हैं जिसके लिए ये बेस बना रहे हों, ऐसा कुछ? देखिए, मैं उसमें तो कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज पिछले एक साल से, 1.5-2 साल से बीजेपी ने, जैसे 5 अगस्त को जो पिछले साल जो इन्होंने जब धारा 370 यहाँ हटाई गई जी, तो वो भी एक अचानक इन्होंने एक फैसला किया और उसको एक प्री प्लान वे में इन्होंने किया। तो इसमें भी कोई रणनीति हो सकती है, इसमें भी कोई ऐसी रणनीति हो सकती है जिससे पब्लिक को बिल्कुल अंधेरे में रखने के लिए, जैसे इवन डीडीसी चुनाव जो हैं, इसका भी किसी को ख्वाबो ख्याल नहीं था जी जी बिल्कुल, कि इस ढंग से ये एक एक ज़िले को 14 ब्लॉक्स में बांटेंगे। नोबडी न्यू इट, कोई जानता नहीं था जी। लेकिन इन्होंने अचानक किया और अचानक चुनाव करवा दिए, लोगों को समय ज़्यादा नहीं दिया इन्होंने। तो मतलब एक सोची समझी रणनीति है। पर हम ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का इस समय अगर पूरे देश के अंदर हम देखें तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनकी जो छवि है वो थोड़ी धूमिल हो रही है। आपका एरिया जो है, क्योंकि आप शांत स्वभाव के हैं, लोग आपके कार्यशैली से बहुत प्रभावित हैं, आपके एरिया में किस तरह की कांग्रेस की छवि है और इस चुनाव के अंदर आप किस तरह से उभर कर बाहर आएंगे, आपके प्रतिनिधि? देखिए, हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। यहाँ तक मेरे
ब्लॉक का संबंध है सुचेतगढ़ का, जी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सुचेतगढ़ में विजयी होंगे। जी। और इन चुनावों में मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कांग्रेस की छवि नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर बात कर रहे हैं, जी जी। तो मुझे नहीं लगता, पहली बात है कि कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में कभी पॉलिटिकल पार्टीज आगे होती हैं, कभी पीछे होती हैं, जी। तो ऐसी बात नहीं। कांग्रेस का एक अपना एजेंडा है, कांग्रेस की एक अपनी सोच है, और कांग्रेस उसके ऊपर एक बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। जी। तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई पर नेशनल लेवल में जो कांग्रेस की पोजीशन है उसका कोई प्रभाव हमारे ब्लॉक में पड़ेगा। जी। और जो लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं हमारे क्षेत्र में, जी। वो कमिटेड कांग्रेसमैन हैं, और वो इसलिए भी जुड़े हुए हैं कि बीजेपी ने उस क्षेत्र में, या अदरवाइज आल्सो बीजेपी की फेलियर्स बहुत हैं। जी। बीजेपी ने जो वायदे किए लोगों के साथ नेशनल लेवल पर, और उसी तरह के वायदे जो हमारे क्षेत्र में भी हुए, जी। तो उन वायदों पर बीजेपी पूरी नहीं उतरी है। तो इसलिए कांग्रेसमैन जो भी कांग्रेस में पार्टी में काम कर रहे हैं, वो पूरा इस पक्के इरादे से कर रहे हैं कि हम कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेस की सोच ठीक है, कांग्रेस सबको साथ लेकर के चल सकती है, और अल्टीमेटली कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। देखिए, लोकतंत्र में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन का भी स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छी अपोजिशन होगी तो सरकार ठीक चलेगी। जी जी। मिसाल के तौर पर आज देखिए, जो इन्होंने आज फार्मर्स जो हैं, हमारे देश के फार्मर्स हैं, वो किस तरीके से जो इन्होंने ऑर्डिनेंस किया था केंद्र सरकार ने MSP के ऊपर, जी, या दूसरे किसानों को आहत करता था, तो आज केंद्र सरकार जो है वो बड़ी मुश्किल में है। उसमें कोई उस किसान बिल बड़ी कठिनाई है। किसान बिल के बारे में आप बात करें, उसमें कुछ आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, किसान जिससे संतुष्ट नहीं है? डेफिनेटली गड़बड़ है। एक तो जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो MSP जो है, उसमें गारंटीड नहीं है। जी। इट इज़ नॉट गारंटीड। नंबर 2, जो इनका जो एक्ट है, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, जी, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को डाइल्यूट किया गया है। यानी अब बड़े बड़े लोग जो हैं, वो जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं उनकी होर्डिंग कर सकते हैं, उनकी जमाखोरी करेंगे। जी। जमाखोरी करेंगे, और तो फिर वो बाद में बेचेंगे जब उसकी कीमतें चलेंगी। तो ये भी एक गलत तरीका है। तीसरी, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज जो है बिल्कुल गलत है, कि आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लोगों की, छोटे किसानों की ज़मीनें ले लो, बड़ा पैसे वाला आदमी ले लेगा, और उसके बाद में वो अपने हिसाब से उसमें फसल उगाएगा, अपने हिसाब से उनको पैसे देगा। तो इससे भी छोटे किसान को नुकसान होता है। सो 2-3 चीज़ें गलत हैं। जिसको ठीक करेंगे तो ये बिल अच्छा हो सकता है। इसको ठीक करें तो फिर ठीक हो सकता है। चलिए, हम इसी चुनाव की बात कर रहे हैं। आपका सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से TS बाजवा को आपकी पार्टी ने उतारा है, और TS बाजवा पहले PDP में थे, और एक बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया जिसके बाद बहुत हंगामा हुआ, और 3 PDP के जो दिग्गज लीडर थे वो बाहर आ गए, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी आपने उनको उतारा है। उसका कोई विशेष कारण, जो कांग्रेस के पास उनके अलावा कोई विकल्प नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि उन्होंने PDP को छोड़ा। जी। एक खूबसूरत इशू था कि यानी उनकी जो नेता थी महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कुछ ऐसे तिरंगे के बारे में, जो नेशनल फ्लैग हमारा, उसके बारे में कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से उनको अच्छा नहीं लगा। जी जी। तो उन्होंने कहा कि हम उस जमात में, जो जमात तिरंगा नहीं उठाना चाहती, जो जमात तिरंगे को मानती नहीं है, हमारे नेशनल फ्लैग को नहीं मानती, हम उस जमात में नहीं रहना चाहते। जी। तो इससे भी मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने किया वो अच्छा किया, और हमारी जमात में वो आ गए। जी। अब सवाल था, जैसे आपने पहले सवाल किया है कि बीजेपी ने बड़े बड़े दिग्गज नेता उतारे हैं। अब सवाल ये था कि
कौन कंटेस्ट करेगा वहाँ। जी तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था लोगों का भी और अपनी पार्टी का भी। जी लेकिन मैंने कहा मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा किसी कारण से। मैंने कहा मेरे पर्सनल रीजन की वजह से आई विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस। अब जब उन्होंने एक पूर्व मंत्री को उतारा तो ऑब्वियसली कोई स्टेचर का व्यक्ति जो था वो हमारी पार्टी से उम्मीदवार होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि त्रिलोक सिंह बाजवा जी एक तो वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं 1-2 बार, अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी, किसान नेता हैं जी, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे राज्यसभा में जी। तो उसके अलावा भी लोग उनको पसंद करते हैं और इसलिए कांग्रेस ने सोचा कि उसका मुकाबला अच्छे ढंग से उसको फाइट देने के लिए बीजेपी को एक रीजनेबली स्टेचर का आदमी चाहिए था। इस वजह से हमने बाजवा साहब को उतारा। वो तो मानते नहीं थे, तो लोक सिंह बाजवा तो मान ही रहे थे जी, लेकिन पार्टी ने उनको कहा कि आप चुनाव लड़ें। लेकिन उसके अलावा मैं ये बात करना चाहूँगा, गुपकार जो अलायंस बनाया गया है उसमें भी ये कहा गया कि कांग्रेस जो है गुपकार को सपोर्ट कर रही है। बाद में आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान आए कि नहीं हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती दिखी कि नहीं ये इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? और गुपकार अलायंस बनाया गया है जिस मंशा से, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि गुपकार अलायंस तो अचानक एक मीटिंग हुई, वहाँ से गुपकार अलायंस बनी कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ का। जी। शुरू में उन्होंने ये सोचा कि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है और बीजेपी को अपोज करती है, तो शायद कांग्रेस भी इसका हिस्सा बने। जी। लेकिन आपने देखा होगा कि नेशनल लेवल पर भी हमारे बयान आए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी कहा कि हम गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं हैं। जी। केवल हमने ब्लॉक लेवल पर किसी ब्लॉक में लोकल एडजस्टमेंट हमने की है। जी। और कैटेगरिकली हमने कहा, फॉर एग्जांपल मेरा ब्लॉक सुचेतगढ़ देखिए, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट भी है, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है। जी। इसी तरीके से कहीं कहीं हमने बीएसपी के साथ किया, कहीं कहीं हमने पैंथर के साथ किया, जी। और कहीं हमारी अलायंस जो है वो सीपीएम के साथ भी हुई है वैली में। जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक लाइक माइंडेड पार्टी के साथ में ब्लॉक लेवल पर एडजस्टमेंट है। अदरवाइज कांग्रेस इज नॉट पार्ट ऑफ द गुपकार अलायंस। हमारी कोई अलायंस नहीं उनके साथ में, लोकल लेवल पर एडजस्टमेंट है। इसकी एक एग्जांपल आपको दूंगा मैं बढ़िया। कारगिल में जो कारगिल हिल एरिया डेवलपमेंट काउंसिल है, जी, उसमें आज बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के उसको चला रही है। जी बिल्कुल। तो अगर बीजेपी जो है वो कांग्रेस एनसी से मिले तो वो कहते हैं ये नेशनल इंटरेस्ट में है। वहाँ के एमपी ने कहा, बिल्कुल, नौग्याल ने कहा कि जो हमारी अलायंस बनी है इट इज़ इन द नेशनल इंटरेस्ट, जी, मतलब कि राष्ट्रीय हित में है वो। तो जब ये अलायंस जब ये बात करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो कहते हैं ये राष्ट्रीय हित में है। अगर कांग्रेस किसी के साथ एडजस्टमेंट करे तो कांग्रेस जो है वो देशद्रोही है। जी। तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है इस इलेक्शन में बीजेपी से। हालांकि आम आदमी समझते नहीं इस बात को, जो गांव के लोग हैं वो इस बात को ज़्यादा नहीं समझते, इसलिए ये उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जी कांग्रेस ने गुपकार अलायंस के साथ अलायंस कर ली, ये उनका हिस्सा है, और पीडीपी एनसी जो है वो एंटी नेशनल पार्टीज़ हैं और इस वजह से वो अपना वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग। अगर कारगिल में बीजेपी ने एनसी से अलायंस की है तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट डील। जी, ठीक है ना जी। तो इसी तरीके से हमने एडजस्टमेंट्स करी हैं ब्लॉक लेवल पर। गुपकार बट नो अलायंस विद द गुपकार अलायंस। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुपकार अलायंस जिस मंशा से बनाया गया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि देखिए, मैं ज़्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा, ये तो मंशा बताएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या सीपीएम के लीडर या सजाद लोन की जो जमात है वहाँ, वो बता सकते हैं। जी। लेकिन मंशा उनकी यही है बिकॉज दे हैव बीन अपोजिंग द एब्रोगेशन ऑफ 370 कि 370 क्यों हटाया गया, और उन्होंने उसमें मुद्दा रखा है कि हम इसको वापस लाएंगे। जी।
पहले वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, अब वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक ग्राउंड बना रहे हैं। कश्मीर बेस्ड पार्टी जो है वो मिलकर के ग्राउंड बना रहे हैं कि वो भारत सरकार की जो मूव है इसको कैसे काउंटर किया जाए, मेरा जो मानना है। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि महबूबा मुफ्ती, मैं खुद असेंबली में होता था जब मैं मंत्री था, तो महबूबा मुफ्ती किस ज़बरदस्त तरीके से अपोज करती थी उमर अब्दुल्ला को। कोई सोच नहीं सकता था कि महबूबा मुफ्ती वाइस चेयरमैन बन जाएगी इस गुपकार अलायंस का और फारूक साहब उसके चेयरमैन होंगे। तो अब ज़्यादा इसकी क्या बैकग्राउंड है ये तो फारूक साहब बता सकते हैं या महबूबा जी बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक जो अलायंस है ये एक ऐसी स्कीम के तहत इन्होंने बनाया है कि जो भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 में जो कदम उठाया उसको काउंटर करने के लिए ये अलायंस बनाई गई है। और मेरे ख्याल में इतना ही मैं बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। चलिए, मैं अंत में ये चाहूँगा कि आप इस चुनाव के बारे में, डीडीसी जो चुनाव हो रहे हैं इसके बारे में लोगों से अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो ज़रूर कहें। देखिए, मैं तो लोगों से यही अपील करूँगा कि ईमानदारी से वोटिंग करें जी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के वोट करें जी। और जो अच्छे लोग हैं ये मत देखें, देखिए कुछ लोग इंडिपेंडेंस पे खड़े हैं जी। जो अच्छे लोग हैं, जो उनकी समस्याओं का, जो विकास की समस्याएं हैं जी, जो डेवलपमेंट की जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो उनका अच्छे ढंग से समाधान कर सकें, ये उसी उम्मीदवार को वोट डालें जी। लेकिन इनको वोट ज़रूर करना चाहिए और इन चुनाव में अपना भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम भी ये आपसे ज़रूर कहेंगे कि खुलकर वोट करें और जो सही प्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर आपको वो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वो आपके एरिया में काम कर सकता है, आप उसे वोट ज़रूर दें। अगर नहीं देंगे तो ये आपके लिए ही, आपके समाज के लिए, आपके इलाके एरिया के लिए ही खतरनाक हो सकता है। बाकी विचार आपके हैं, आपको ही वोट करना है और आप सही प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं, मान सकते हैं। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।